नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बाइटी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एग्रोनॉमी की इस क्लास में, पल्सेस हम लोग पढ़ रहे थे। चौथे पार्ट तक हम लोगों ने चर्चा की थी उड़द की खेती तक। हम लोगों ने चना की खेती पढ़ ली, अरहर की खेती पढ़ ली, मटर की खेती पढ़ ली, मसूर की खेती पढ़ ली, साथ ही साथ उड़द की खेती को भी हमने पढ़ा। अब हमारे पास मूंग है, लोबिया है, ग्वार है, राजमा है, मोठ है। इन फसलों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। छोटी छोटी फसलें हैं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण फसलें आने वाली हैं, जिनको हम ऑयलसीड या तिलहनी फसलें कहते हैं, जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये पल्सेस जो हैं, छोटी छोटी खेती हैं, इनको शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं। जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं या आने वाले समय में बन सकते हैं, उतने प्रश्न हम लोग इनसे रिलेटेड करेंगे। बाकी हम लोग अब हमारे बहुत कम खेती बची हुई हैं। एक तो हमारे पास फॉडर क्रॉप की बची हुई हैं, दूसरा हमारे पास फाइबर क्रॉप की बची हुई हैं, तीसरा ऑयल सीड बचा हुआ है। बस इतनी खेती पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे प्लांट न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बीड, इरिगेशन, ड्रेनेज। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और एग्रोनॉमी को समाप्त कर लेंगे। बहुत जल्द एग्रोनॉमी, हमें लग रहा है दिसंबर में ही अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो आज की जो खेती है, मूंग की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मूंग बीन, मूंग की खेती। सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते जाएं, ताकि ये क्लास हर बच्चे तक पहुंच सके। वो कृषि का विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सब के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और एजीटीए वाले विशेष रूप से बच्चे ध्यान दें, आपकी टेक्स्ट सीरीज शुरू हो गई है। टेक्स्ट सीरीज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर टेक्स्ट सीरीज को परचेज करके आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। और जो टेस्ट है आपका, उसमें हमारा जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देना। कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। कल्टीवेशन ऑफ मूंगबीन, मूंगबीन की खेती में हमको क्या क्या बिंदु पर चर्चा करनी है, बस उन पर हम लोग ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में खेती पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खेती से प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, ये मान के चलना वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। सारी चीज़ों की हम लोग एक अच्छा संकलन बना के चलते हैं। तो मूंग बीन का एक अलग नाम होता है, जिसको ग्रीन ग्राम और गोल्डन ग्राम भी कहते हैं। तो लिख लेना, ग्रीन ग्राम एंड गोल्डन ग्राम। किसको कहते हैं? ग्रीन ग्राम और गोल्डन ग्राम के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गोल्डन ग्राम का साइंटिफिक नेम, तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता है कि चाहे मूंग बीन कहे, चाहे मूंग कहे, चाहे ग्रीन ग्राम कहे, चाहे गोल्डन ग्राम कहे, सब क्या है? मूंग ही है। ठीक है, अब मूंग के बारे में क्या कुछ चर्चा करना, जैसे वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका कुल कौन सा है, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, और इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उत्पत्ति स्थान, इसमें प्रोटीन कितना पाया जा रहा है, वो देखेंगे, और अंकुरण कैसा है, ये इस पर चर्चा करेंगे। तो ये कुछ नॉर्मल से पॉइंट हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो वैज्ञानिक नाम होता है इसका बिगना रेडियाटा। क्या होता है? बिगना रेडियाटा। जबकि बिगना मुंगो किसका होता है? उड़द का होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं, बिगना रेडियाटा। रेडियाटा। कौन से कुल में इसको रखा गया है? तो इसको लेग्यूमिनेसी कुल में रखा गया है। इसी लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम है फेवेसी, जो हम कई बार लिखा चुके हैं आपको। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22 होता है, क्योंकि ये क्या है? खरीफ ऋतु का दलहन है। रबी ऋतु की दलहनों में 14 गुणसूत्र, अपवाद काबुली चना। खरीफ ऋतु में 22 गुणसूत्र, अपवाद कुल्थी, मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम जिसको बोलते हैं, कुल्थी, हॉर्स बीन जिसको कहते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है? भारत। कुल्थी में 24 गुणसूत्र होते हैं।
प्रोटीन की मात्रा 25%। कितनी होती है? 25%। अंकुरण कैसा होता है? अधोभूमिक। अब यहां से प्रोटीन से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी दलहन है जिसकी सबसे ज्यादा पचनीय प्रोटीन होती है। 95%, 100% अगर मान लो प्रोटीन है तो उसमें से 95% प्रोटीन ऐसी है जो डाइजेस्टिबल है। इसलिए कहा जाता है कि बेड पे लेटे हुए मरीज या जो पेशेंट होते हैं उनको मूंग का हलवा, मूंग की दाल, मूंग की खिचड़ी खिलाई जाती है क्योंकि वो जल्दी पच जाती है। तो क्वेश्चन यहीं से लिख लेना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। 25% प्रोटीन है, लिखिएगा। सबसे ज्यादा पचनीय प्रोटीन, सबसे ज्यादा पचनीय प्रोटीन कितना परसेंट पचनीय? 95% डाइजेस्टिबल। सबसे ज्यादा पचनीय प्रोटीन पाई जाती है। ये हो गया मूंग का एक सामान्य सा परिचय। अब हमको थोड़ा इसकी सीड रेट पे, इसकी वैरायटी पे चर्चा कर लेना है और इसमें जो रोग लगता है उस पर एक विशेष चर्चा करनी है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए मूंग में कौन सा परागण होता है तो मूंग एक स्वपरागित फसल है। कैसी है? स्वपरागित फसल है। अगर परागण पूछ ले तो आप परागण, स्वपरागण लिख देना। जब परागण की बात आए तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या होता है स्वपरागण? उसी पुष्प के नर पुष्प भाग से परागकण का निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाना, मतलब अपने ही पुष्प के अपने ही पौधे के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जो पराग नलिका के माध्यम से अंड कोशिका तक जाता है। जो पराग नलिका होती है, उस पराग नलिका की खोज एक एमिकी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने बताया था कि एक पराग नलिका होती है जिसके माध्यम से परागकण क्या होते हैं? अंड कोशिका तक जाते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देखा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बीज दर वगैरह पे। सीड रेट बहुत इंपॉर्टेंट है उड़द और मूंग दोनों की, तो बीज दर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बीज दर 12 से 15 केजी सीड रेट इसका पड़ता है। 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे वैरायटी। सबसे ज्यादा वैरायटी से क्वेश्चन मूंग में आपको देखने को मिलेगा, तो प्रजातियां देखेंगे और फिर एक रोग इसमें लगता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रजातियों में हम बात करते हैं उत्परिवर्तित, पहला पॉइंट म्यूटेंट। कई बार म्यूटेंट की हिंदी बता चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश का हम लोग जहर पीते हैं। तो म्यूटेंट की बात करते हैं, कौन कौन सी वैरायटी ऐसी हैं जो मूंग की म्यूटेंट हैं? तो टार्म 1 और टार्म 2। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा TAARM, टार्म 1 और टार्म 2, टार्म 2। अब कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो मूंग की ही वैरायटी हैं, जैसे PDM 11, PDM 11, PDM 54, पंत मूंग, इस पे तो नाम ही लिखा है पंत मूंग, और धुलिया। कई बार क्वेश्चन आता है धुलिया किसकी वैरायटी है? तो ये मूंग की ही वैरायटी। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी वैरायटियां हैं? मूंग की वैरायटी हैं। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि खरीफ ऋतु वाली, ऐसी मूंग जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती हो वैरायटी। अच्छा, मूंग जो है मुख्यतः खरीफ ऋतु की ही फसल है। ठीक है, कैसी है? खरीफ ऋतु की ही दलहन है। हम लिखवा चुके हैं जब पहले खरीफ दलहन की बात किए थे। तो खरीफ ऋतु की जो वैरायटी हैं, जैसे मोहिनी है, मोहिनी है, वर्षा है, सीला है और सुनैना है। मोहिनी, वर्षा, सीला, सुनैना। वर्षा मूंग और ज्वार दोनों की वैरायटी है, हमने पहले ही बताया था आपको। तो मोहिनी, वर्षा, सीला, सुनैना ये खरीफ ऋतु की वैरायटी है। इनमें से सुनैना नाम की वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में आया है कि सुनैना किसकी वैरायटी है?
ठीक है, और बड़ी कंफ्यूजन रहती है सीला और सुनैना में। तो ध्यान रखना, याद रखना किसकी है, मूंग की वैरायटी है। अब हम बात करते हैं एक जायद ऋतु की वैरायटी है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है मूंग की, तो जायद ऋतु वाली हम बात कर लेते हैं, जो जायद ऋतु में उगाई जाती है मूंग की वैरायटी, और उस वैरायटी का नाम है पूसा वैसाखी। पूसा वैसाखी, ठीक है। आप इसको इम्पोर्टेंट बनाकर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन उठे गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्रॉप पढ़ रहे हैं, उसका एक एक पोस्टमास्टम करना है अपने को, क्योंकि पेपर कैसा भी आए हमको अपनी तैयारी में इतना बेहतरीन कर लेना है, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है। अगर अब भी कोई लड़का ये कहे कि कंटेंट और समय हमारे पास नहीं है तो फिर गलत बात है। तो आपका पेपर मई के पहले होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है, 6-7 महीने का टाइम है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। नए सिरे से भी शुरुआत कर सकते हो। जो बच्चे भी तैयारी ही नहीं शुरू किए, जो डर रहे थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर वो भी तैयारी शुरू करें तो आज से आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तो। आप शेयर करते रहिएगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आगे हम बात करते हैं इसका जो एक रोग है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं पीला सिरा मोज़ेक रोग। भिंडी में भी लगता है, मूंग में भी लगता है, तो इसका एक रोग है और उस रोग के बारे में लिख लेते हैं, पीत सिरा मोज़ेक वायरस। पीत सिरा मोज़ेक रोग, पीत सिरा मोज़ेक वायरस रोग, तो इसको बोलते हैं YVMV, येलो वेन मोज़ेक वायरस। क्या बोलेंगे, येलो वेन मोज़ेक वायरस। अब नाम से ही जिक्र है कि ये पीत सिरा मोज़ेक वायरस। अब हो सकता है किताबों में तो वायरस लिख के आता है, परंतु एग्जामिनर हो सकता है आपसे सांप सीढ़ी वाला गेम खेल दे, तो सिर्फ लिख सकता है पीत सिरा मोज़ेक रोग। तो मोज़ेक की बात जहां आएगी तो आप वायरस समझ लेना, क्योंकि तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है, जिसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, स्टैनले मिलर ने किया था 1935 में। तो जो मोज़ेक रोग आता है आप समझ लेना किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा होगा। हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु। अच्छा, विषाणु कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। कैसा होता है, अकोशिकीय, मतलब इसमें कोई कोशिका नहीं होती, ना ना जंतु कोशिका ना पादप कोशिका, अकोशिकीय होता है, ठीक है। अकोशिकी होने की वजह से ये जिस भी कोशिका में जाता है, चाहे वो लिविंग सेल हो चाहे वो डेड सेल हो, अगर ये लिविंग सेल में जा रहा है तो ये लिविंग है, जिंदा है, अगर ये डेड सेल में जा रहा है तो ये डेड है। इसीलिए कहा जाता है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका ही नहीं होती। हम लोग जैसे जीवित कोशिका वाले हैं, हम मृत कोशिका में जाएंगे तो मर जाएंगे। ये जहां कहीं ये मेरे इस पॉइंटर में आ गया तो ये डेड है, अगर ये हमारे खोपड़ी पे बैठ गया तो ये जिंदा है। तो वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। क्या होता है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, निर्जीव के बीच की कड़ी। अब वायरस की खोज की अगर हम बात करें तो इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी, इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। अगर हम खोज की बात करें तो किसने की थी, इवानोवस्की, इवानोवस्की। अच्छा, वायरस के बारे में सब कोई जानता है। 2019 के बाद ये कॉलर टोन रिंगटोन हर जगह तो बज रहा था, कोरोना एक खतरनाक वायरस है, तो सब लोग वायरस के बारे में जानते हो। तो ये रोग किससे होता है, ये विषाणु से होता है। अच्छा, जो विषाणु वाले रोग होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने के लिए कोई ना कोई वाहक जरूर आ जाता है। तो इस विषाणु को वाहक कौन होता है, वाहक से क्वेश्चन आता है कि इसका वेक्टर कौन है, इसको बिठा के कौन इधर उधर घुमा रहा है। तो इसका वेक्टर होता है व्हाइट फ्लाई। क्या होता है, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई, सारी की सारी मक्खियां डिप्टेरा गण में आती हैं, डिप्टेरा ऑर्डर में
सफेद मक्खी। परंतु दो ऐसी मक्खी हैं जो डिप्टेरा ऑर्डर में ना आकर के हेमिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में आती हैं। जैसे एक तो हम बात करते हैं व्हाइट फ्लाई, एक हम बात करेंगे व्हाइट फ्लाई, एक हम बात करेंगे जो सरसों में लगती है साफ्लाई। अगर इनके ऑर्डर की बात कर लें तो इसका व्हाइट फ्लाई का ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा। क्या होता है? हेमिप्टेरा। और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट होते हैं सारे के सारे बेनिफिशियल होते हैं, बट इसको छोड़कर कौन सा? मस्टर्ड साफ्लाई, सरसों की आरा मक्खी। और बाकी जितनी भी ऑल फ्लाईज जो होती हैं इनको छोड़ के, ये एक्सेप्शन है। बाकी मोस्टली जो फ्लाई होती हैं, मोस्टली फ्लाईज किसमें आती हैं? डिप्टेरा ऑर्डर में आती हैं। किसमें? डिप्टेरा ऑर्डर में आती हैं। ये ध्यान देना। ये भी एक बहुत बड़ा आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है एग्रोनॉमी में कि जितनी भी मक्खियां होती हैं सब डिप्टेरा ऑर्डर में आती हैं। दो ऐसी मक्खियां हैं जो अपवाद हैं, जो हेमिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा में आती हैं। तो अगर व्हाइट फ्लाई का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? हेमिप्टेरा होगा। अच्छा, व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी, इसका नाम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक नेम की बात करें तो बेमेसिया टेवेसाई। क्या नाम होता है? वेमेसिया टेवेसाई, ये इसका नाम होता है, वेमेसिया टेवेसाई। ये क्या करती है? वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। तो ये था विषाणु वाला रोग जो पीतसेरा मोज़ेक वायरस के रूप में जिसको हम जानते हैं, ये आपके सामने है। अच्छा, इसको रोग को अगर कंट्रोल करना है तो हमको सबसे पहले वेक्टर को मारना पड़ेगा, इस वेक्टर को मार के भगाना पड़ेगा। जब वेक्टर खत्म हो जाएगा तो इस वायरस को ले जाने लाने वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मूंग की खेती थी, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे लोविया की खेती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं लोविया, काउपी जिसको कहते हैं, उसके और भी नाम हैं। तो लोविया को और भी हम किस नाम से जानते हैं तो जरा देखते हैं। लोविया, काउपी, काउपी के बारे में जानते हैं थोड़ी बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी फलियों की सब्जियां बनाते हैं, इसके बीज की भी सब्जी बनती है। तो काउपी के बारे में सिंपल सा वैज्ञानिक नाम की चर्चा करते हैं। तो इसके वैज्ञानिक जो नाम हैं वो दो केस में हम लोग याद करते हैं। कुल की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, अंकुरण की बात करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो लोविया का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है, एक तो लिखते हैं हम लोग विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस इसको बोलते हैं। एक होता है विग्ना अंगीकुलाटा, विग्ना अंगीकुलाटा। तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों में से एक मिल जाएगा नाम देखने को। परिवार इसका कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है? तो लेग्यूमिनेसी होती है। कौन सी होती है? लेग्यूमिनेसी होती है लोविया की फैमिली। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुणसूत्र इसमें कितने होंगे तो 2n बराबर 22 होंगे। उत्पत्ति स्थान याद रखना, हमने लिखाया था आपको ज्वार बाजरा अरहर कुल्थी लोबिया, इनका सबका किसका बताया था? अफ्रीका बताया था। तो लोबिया का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका है। उसके साथ साथ प्रोटीन की मात्रा 23.4% होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी 60.3 के आसपास पाया जाता है। बसा की मात्रा भी 1.8 के आसपास पाई जाती है। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोटीन आपको याद रखना है। अंकुरण कैसा होता है? उपरिभूमिक। हमने इधर एक अंकुरण आपको किसमें बता दिया? ये अधोभूमिक बता दिया मूंग में, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये उपरिभूमिक होता है। ठीक है, मूंग में अंकुरण क्या था? उपरिभूमिक, उपरिभूमिक। वो भाई मिस्टेक अधोभूमिक लिख गया।
मूंग, उड़द, जितनी भी खरीफ दलहन होती हैं सब में उपरिभूमिक अंकुरण होता है, बस एक अपवाद था अरहर, उसको छोड़ के। तो मूंग में कैसा होगा? उपरिभूमिक होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लोबिया में, तो कैसा अंकुरण होगा? उपरिभूमिक। उपरिभूमिक, जिसको भूम्योपरिक भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? भूम्योपरिक भी बोलते हैं। यहां तक हमने लोबिया के बारे में जान लिया। अब लोबिया के अन्य नाम पे भी चर्चा करते हैं कि लोबिया को अदर किस नाम से जानते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अदर नाम पे जब हम चर्चा करेंगे अन्य नाम, तो लोबिया के अन्य नाम जानेंगे। लोबिया, इसके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम, तो सबसे पहले इसका अन्य नाम क्या हम जानते हैं? इसको इंडियन किडनी बीन कहते हैं। इंडियन किडनी बीन, इंडियन किडनी बीन के नाम से जानते हैं। इसको चंवला के नाम से जानते हैं। चंवला, बोडो के नाम से जानते हैं। इसको वेजिटेबल मीट, वानस्पतिक मांस, इसको वेजिटेबल मीट के नाम से जानते हैं। किसको? लोबिया को। तो ये इसके हो गए उपनाम कि लोबिया को हम किस रूप से जानते हैं? वेजिटेबल मीट के रूप में जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया कि वेजिटेबल मीट, इंडियन किडनी बीन, ये सब सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। उसके बाद लोबिया का हम उपयोग किस किस क्षेत्र में करते हैं? तो जो काउपी होता है, काउपी जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं? तो एक, दाल वाली फसल है। कैसी है? दाल वाली फसल है। दूसरा, चारे वाली फसल है। चारे वाली फसल है। तीसरा, हरी खाद की फसल है। हरी खाद वाली फसल है। ठीक है। उसके बाद मृदा आरक्षक फसल है। मृदा आरक्षक फसल है। साथ ही साथ पोषक फसल है। नर्स फसलें जिसको कहते हैं, पोषक फसल है। और कैच क्रॉप है। क्या है? कैच क्रॉप है। इतने सारे इसके काम हैं, इतने सारे इसके पर्पज हैं, इतने सारे इसके उपयोग हैं। तो आप इनके उपयोग पे भी चर्चा कर लीजिए। ये हैं लोबिया के उपयोग। अब हमें लोबिया के बारे में क्या कुछ बताना है? इसकी सीड रेट बतानी है, इसकी कुछ वैरायटियों पे चर्चा करनी है, और इसके कुछ डिजीज पर चर्चा करनी है। तो इधर हम लोग बात कर लेते हैं इससे संबंधित। तो हम इसकी बीज दर पे चर्चा करेंगे कि लोबिया की हम बीज दर क्या रखते हैं। तो जब बीज दर के केस में हम आएंगे, तो सबसे पहला आएगा दाना। तो दाना के लिए जो बीज दर रखते हैं वो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। उसके साथ साथ अगर हमें चारा लेना है इससे, तो चारा के लिए 35 से 45 केजी पर हेक्टेयर। और अगर हमें इससे हरी खाद लेनी है लोबिया से, तो इसकी सीड रेट हम लोग 35 से 40 केजी, 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर हम लोग इसकी सीड रेट रखते हैं। यहां तक तो हमें कहानी पता चल गई। अब अगर हम उपज की बात कर लें इसके, अगर हम उपज की बात कर लें कि उपज, तो उपज में हम चर्चा करेंगे दाना। तो दाना की जो उपज मिलती है वो लगभग लगभग 12 से 15 क्विंटल के आसपास मिलती है प्रति हेक्टेयर। अगर हम भूसा की बात करेंगे, भूसा मिलता है 50 से 60 केजी के आसपास, क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
और अगर हरा चारा की हम बात करेंगे, हरा चारा, तो इससे हरा चारा जो मिलता है वो 250 से लेकर के 300 क्विंटल मिलता है। 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा हमको प्राप्त होता है। तो हमने बीज दर और चारे से लेकर उपज पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया कि हाँ इसकी बीज दर कितनी चाहिए, इसको उपज कितनी चाहिए, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम बात करते हैं, इसमें एक रोग लगता है जो लोबिया का जीवाणु झुलसा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोबिया का जीवाणु झुलसा, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ काउपी। आगे हम बात करेंगे रोग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, डिजीज। कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ काउपी, लोबिया का जीवाणु झुलसा, लोबिया का जीवाणु झुलसा, जीवाणु झुलसा, यह है डिजीज लोबिया का। किसके द्वारा लगेगा? तो ये जीवाणु के द्वारा लगेगा। किसके द्वारा लगेगा? जीवाणु के द्वारा लगेगा, जाहिर सी बात है। और उस जीवाणु का नाम क्या होगा? तो ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास विग्निकोला, ज़ैंथोमोनास विग्निकोला नाम के जीवाणु से ये रोग लगता है। क्या नाम होगा? ज़ैंथोमोनास विग्निकोला, ये इसका नाम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बचा हुआ है, वैरायटी, प्रजातियां, वहां से हम लोग चर्चा करते हैं प्रजातियों के ऊपर। प्रजातियां हम लोग देखते हैं इसकी, प्रजातियों में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो सबसे पहले प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं, तो दाना के पर्पज से अगर हम प्रजाति देखें, दाना हेतु, तो दाना के लिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे पूसा कोमल, पूसा कोमल, पूसा ऋतुराज, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली, पूसा फाल्गुनी, पूसा फाल्गुनी, ये इसकी वैरायटी होती हैं दाना के लिए। अगर हम चारे के लिए इसकी वैरायटी की बात करें, चारा हेतु, अगर हम चारा के लिए इसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं, तो चारा हेतु जो वैरायटी हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक का नाम है रसियन जायंट और एक का नाम है सिरसा 10। एक का नाम है रसियन जायंट और एक का नाम है सिरसा, सिरसा 10। आप ये लिख लेना, सिरसा 9 वगैरह जो वैरायटी है वो दूसरी फसल की हैं और सिरसा 10 लोबिया की है। तो ध्यान देना, सिरसा जब वैरायटी आती है, सिरसा हरियाणा में स्थान पड़ता है, वहीं से वैरायटी निकाली गई चारा के लिए। तो ये जो डिजीज था लोबिया का जीवाणु झुलसा, कई बार क्वेश्चन आया है। प्रजातियां तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पूसा दो फसली, पूसा फाल्गुनी, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, रसियन जायंट और सिरसा 10, ये इनकी प्रजातियां हैं। अब लोबिया की खेती वो हम लोगों ने पढ़ लिया, मूंग की खेती पढ़ लिया, लोबिया की खेती पढ़ लिया। अब हम लोग एक और खेती पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्वार। उसमें से 3-4 लाइनें बस हमको पढ़नी है ग्वार से। 3-4 लाइनें मतलब सिर्फ उसका साइंटिफिक नेम, उसका कुल, उसका अंग्रेजी नाम, उसमें गम प्राप्त होता है, ये चीजें बस हम लोग देखेंगे। बाकी ग्वार से हमको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बस नाम ही पूछता है उसका। तो आगे की कहानी पे हम लोग ग्वार के बारे में पढ़ते हैं। ग्वार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन बोलते हैं, ठीक है।
ग्वार का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो वैज्ञानिक नेम होता है ग्वार का, वो होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोआ। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोआ। ये इसका ज्वार का, ग्वार का, सॉरी ज्वार बोल दिए, ग्वार का साइंटिफिक नेम होता है। बस आपको यही याद रखना है, ग्वार का साइंटिफिक नेम, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब दलहनी कुल की फसलें पढ़ रहे हैं तो कुल भी इसका कौन सा होगा, तो कुल की जब हम बात करते हैं तो कौन सा होगा, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी परिवार का ये पौधा है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्वार का हम कौन कौन से केस में उपयोग करते हैं। तो जो ग्वार वाली जो फसल है ग्वार, इसको हम दलहन के रूप में प्रयोग करते हैं, हम इसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, हम इसको चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, किसके, हरी खाद के रूप में। तो इतने सारे उपयोग होते हैं ग्वार के, तो हम लोग ये उपयोग देख लेते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ग्वार से रिलेटेड, तो ये लिखना, ग्वार में 30 से 33% गम प्राप्त होता है, या ग्वार से, ग्वार के दानों से, ग्वार के दानों से 30 से लेकर के 33% गम प्राप्त होता है। गम वो नहीं जो दुखी वाला होता है, गम प्राप्त होता है। ये हो गया ग्वार की खेती का कंप्लीट एनालिसिस। यहां से ज्यादा आपके पेपर में ग्वार में नहीं क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बस साइंटिफिक नेम तक ही सीमित है, साइंटिफिक नेम से ही क्वेश्चन आएगा। हमने तो बस एक दो लाइन आपको फालतू में ही लिखा दी, ठीक है, मगर पढ़ लेना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत फालतू चीजें हैं, काम की चीजें हैं। ग्वार के बाद हम बात करते हैं कुल्थी, जो कि 2 लाइन बस आपको लिखना है, कुल्थी से 2 लाइन ही आपको पेपर में आएंगी। कुल्थी भी एक दलहनी फसल है, बस इतना जानते चलो, कभी कभी आ जाता है। इसको बोलते हैं हॉर्स बीन, या हॉर्स ग्राम, या हॉर्स बीन। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है माइक्रोटाइलोमा, माइक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, माइक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। ये इसका कुल कौन सा है, तो कुल लेग्यूमिनेसी ही है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका जो टूयन है, गुणसूत्र है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कितना होता है, टूयन बराबर 24। ये खरीफ ऋतु में अपवाद है, खरीफ दलहन में अपवाद, लिख लेना, खरीफ दलहनों में अपवाद, खरीफ दलहनों में क्या है, अपवाद है। बाकी सब में खरीफ में 22 होते हैं, इसमें 24 हैं। और उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। तो कुल्थी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कुल्थी एक पल्स क्रॉप है, तो लिख लीजिएगा, पेपर में आ जाता है सही जोड़े का मिलान करने वाला, या पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान रखना कि कुल्थी भी क्या है, एक हमारा पल्सेस है, इसको लिख लो। फिर उसके बाद एक और छोटी सी क्रॉप बची हुई है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी छोटी सी खेती है, आनंद आएगा पढ़ते हुए, पहली बार पढ़ोगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हाँ, बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे गेहूं और धान की खेती से हम इरिटेट होने लगते हैं। जब से हम एग्रीकल्चर में पैदा होते हैं तब से गेहूं धान ही चलता रहता है हमारी जिंदगी में, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, इरिटेशन होता है। ये वाली जब खेती आती है ना तो बढ़िया लगता है पढ़ते हुए, अच्छा लगता है। अगला हम लोग देखते हैं मोठ। मोठ की बात करते हैं, इसको हम लोग मोठ बीन कहते हैं,
मोठ बीन कहते हैं और इसे ड्यू बीन भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इसे ड्यू बीन भी कहा जाता है, इसे ड्यू बीन भी कहा जाता है या भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ड्यू बीन के नाम से किसे जानते हैं, तो मोठ बीन को हम ड्यू बीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया मोठ बीन की। अब मोठ बीन से संबंधित कुछ जुड़े हुए साइंटिफिक फैक्ट हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मोठ बीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बिगना अकोनिटिफोलिया, विग्ना अकोनिटिफोलिया। ये इसका नाम होता है। और इसका परिवार अगर पूछा जाए तो इसका कुल भी क्या होता है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी इसका कुल होता है। और अगर इसमें गुणसूत्र पूछे जाएं तो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 22। अंकुरण अगर पूछा जाए तो अंकुरण इसमें होता है उपरिभूमिक। अगर हम प्रोटीन की बात कर लें तो इसमें प्रोटीन होती है 18 से लेकर के 22% तक। 18 से लेकर के 22% तक इसमें प्रोटीन देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, एक लाइन लिख लेना, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है इसका? तो भारत में होता है, भारत में। अब अगर हम भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पूछें, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। और अगर राजस्थान के अंतर्गत भी अगर हम देखना चाहें तो बीकानेर जिला, बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा मोठ उत्पादित किया जाता है। आप लोगों ने भुंजिया खाया होगा, बीकानेरी भुंजिया, बीकानेरी भुंजिया इसी दाल से बनाई जाती है। और एक और तथ्य उसमें होता है कि मुल्तानी मिट्टी भी मिलाई जाती है। जो नमकीन खाओ तो मसाला नहीं निकलता है हल्का हल्का सा, वो मसाला मुल्तानी मिट्टी होता है और सुगंध के लिए मिलाया जाता है, उसकी बहुत अच्छी सुगंध आती है। इस फसल की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे RMO 40, एक है जड़िया, ये कृषि महाविद्यालय जौबनेर जयपुर से निकाली गई है, और ज्वाला, ये सब मोठ की वैरायटी और ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा गया ज्वाला किसकी वैरायटी, तो ज्वाला मिर्च की भी है। हॉर्टिकल्चर में देखेंगे तो मिर्च की है पूसा ज्वाला। और वैसे इधर हम आएंगे तो किसकी वैरायटी है? मोठ की। और मूवी में देखेंगे तो मिथुन भी ज्वाला बनता है ना एक बार ज्वालामुखी में। तो अलग अलग केस में सब अलग अलग नाम। ये दलहनी कुल की फसलों में हमने बहुत सारी फसलों को देख लिया। एक फसल मात्र बचती है जिसको हम लोग राजमा बोलते हैं। राजमा के ऊपर भी चर्चा करना है, 3-4 मिनट की बात है। और उसके साथ हम पल्सेस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे कल सब्जी बनाने में मेन इनपुट कौन सा होता है, तेल। तो तेल वाली फसलों पे कल से अपने चर्चा करेंगे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे राजमा आपको बताता हूँ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजमा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, राजमा कहा जाता है हमारे, जब वेस्टर्न यूपी में जाओगे आप, वेस्टर्न यूपी बोले तो बरेली के आगे जैसे ही बढ़ोगे, उधर राजमा को लोग बड़े शौक से खाते हैं। हरियाणा चले जाओ, बहुत अच्छे से खाते हैं। तो हरियाणा हो गया आपका, ये सेक्टर हो गया बरेली के आगे वाला, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, गजरौला, इधर लोग आप ये मान के चलो अमूमन एक दिन में राजमा की डाइट को लेते ही लेते हैं अपने भोजन में। हम लोग बात करते हैं राजमा। राजमा के उपनाम भी हैं, जैसे इसको हम लोग इंडियन किडनी बीन बोलते थे, लोबिया को, और इसको बोलेंगे किडनी बीन, इसको बोलते हैं किडनी बीन। अच्छा, किडनी बीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि किडनी के साइज के ही, किडनी के शेप के तरीके से इसके बीज होते हैं, तो इसको किडनी बीन। और एक होता है फ्रेंच बीन भी इसको बोलते हैं, फ्रेंच बीन। तो राजमा के जो ड्राइड सीड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच बीन, मतलब सूखे दाने। ठीक है, तो जो सूखे दाने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच बीन, जिनकी हम लोग सब्जी बनाते हैं। सूखे दाने फ्रेंच बीन कहलाते हैं, बाकी इसको किडनी बीन बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम? फैसियोलस वल्गेरिस, फैसियोलस वल्गेरिस। परिवार इसका भी कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। तो कुल की बात जब हम करेंगे तो लेग्यूमिनेसी आएगा। सबसे ज्यादा जो अहम इंपॉर्टेंट बात है वो ये लिखना है अपने आप को, ऐसी दलहनी फसल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ऐसी दलहनी फसल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। नहीं करती है, तो कौन सी है? राजमा। क्यों नहीं करती है उसका रीजन जान लीजिए। जैसे बाकी फसलें होती हैं दलहनी, वैसे राजमा भी होती है, बस एक इसमें अलग सा फीचर आ जाता है, इसकी जो जड़ें होती हैं ना, वो गुलाबी ना होकर, जो रूट नोड्यूल्स होती है, जड़ ग्रंथियां, गुलाबी ना होकर के सफ़ेद होती हैं। पहला कारण ये कि जो जीवाणु होता है राइजोबियम, वो सफ़ेद जड़ों को पसंद नहीं करता, वो पसंद करता है गुलाबी जड़ों को, तो इसके पास राइजोबियम का सहसंबंध ही नहीं हो पाता है। दूसरी बात, एक बार कोशिश भी करता है राइजोबियम की चलो बात कर लो, हो सकता है बात बन जाए, परंतु उसके रहने के लिए घर ही नहीं होता इनके पास। मतलब जो रूट नोड्यूल्स होती हैं इनकी, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अमूमन माना जाता है कि अगर रूट नोड्यूल्स का साइज 2 मिलीमीटर से लेकर के 8 मिलीमीटर तक है, तभी जीवाणु आके सिम्बायोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगी। परंतु राजमा के पास जो खुद की जड़ें होती हैं, उनकी जो नोड्यूल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है <2 mm, मतलब 2 मिलीमीटर से कम का साइज होता है। इस वजह से राइजोबियम यहाँ आके संबंध नहीं बना पाता है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाता है। इसलिए इसकी बुवाई के टाइम 100 से 120 केजी नाइट्रोजन दी जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्स नहीं करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख लेना, इसमें स्टार्टर डोज नहीं, नाइट्रोजन की फुल डोज दी जाती है। इसमें नाइट्रोजन की स्टार्टर डोज नहीं, स्टार्टर डोज नहीं, बल्कि फुल डोज दी जाती है। फुल डोज दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए फुल डोज देंगे। और नाइट्रोजन की फुल डोज का मतलब क्या होता है? 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। 100 से 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर।
ये एट अ सोइंग टाइम, बुवाई के समय ही हम लोग इसको प्रयोग में ले आएंगे, तब जाके राजमा की ग्रोथ अच्छी होगी और ये हमको दाने देगा। उस दाने से हम लोग दाल भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसका यूज करते हैं, नमकीन भी बनाते हैं। ये हो गया अपने दलहनी कुल की फसलों का संपूर्ण एनालिसिस। जितनी भी पल्सेस थी हम लोग सबको कंप्लीट कर लिए। क्या उपयोगी है हमारे लिए पल्सेस में, एक पॉइंट और है उसको लिख लेना, या मैं नेक्स्ट डे में आके लिखवा दूंगा। जैसे दलहनी कुल की फसलें होती हैं, इनमें एक एमिनो एसिड पाया जाता है, लाइसिन व ट्रिप्टोफेन की अधिकता होती है और मिथियोनिन कम होता है। तो इसलिए आप देखे होंगे दाल के साथ चावल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, दाल के साथ रोटी का भी कॉम्बिनेशन रखते हैं। रोटी से मिथियोनिन मिल जाता है, चावल और जो दाल होता है उससे लाइसिन मिल जाता है, और ये दोनों हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसेंशियल अमीनो एसिड की बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए। कम से कम हमें इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते रहें। कुल अमीनो एसिड की बात करें तो इस समय मोर देन 20, लगभग लगभग अमूमन 21 के आसपास अमीनो एसिड हैं, जिसमें कुछ इसेंशियल हैं, कुछ नॉन इसेंशियल हैं, जो आवश्यक हैं और नहीं भी आवश्यक हमारे लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे तिलहनी फसल, और तिलहनी फसल में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सोयाबीन की खेती पे। ठीक है।